नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंदर हमने यहाँ पर दो हमने यहाँ पर वंश कंप्लीट कर लिए थे, मौर्य वंश और गुप्त वंश। आज हमारा दोस्तों यहाँ पर टॉपिक है वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन वंश की अगर हम चर्चा करें तो वर्धन वंश के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि ये वर्धन वंश का संस्थापक कौन है। पहले हम देखते हैं वर्धन वंश का संस्थापक। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। कौन था दोस्तों? पुष्यभूति था। इस पुष्यभूति ने इस वर्धन वंश की स्थापना कहां पर की थी, यानी इसकी स्थापना की बात होगी तो इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो इस वर्धन वंश की स्थापना की गई थी थानेसर में। कहां पर की गई थी? थानेसर के अंदर, यानी जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जाना जाता है? थानेसर के नाम से जाना जाता है। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन हुआ? पुष्यभूति, और इसने इस वंश की स्थापना कहां पर की? थानेसर के अंदर की थी दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं इस वर्धन वंश का प्रभावशाली राजा, प्रथम प्रभावशाली राजा कौन हुआ था? तो इसका प्रथम प्रभावशाली राजा था प्रभाकर वर्धन। कौन था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन की अगर हम चर्चा करें तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक थी इसकी दोस्तों पुत्री थी। तो इस प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था दोस्तों? राज्यवर्धन था। इसके बाद में जो छोटा लड़का था उसका नाम था हर्षवर्धन। कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन। एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसके अंदर हर्षवर्धन। कौन है दोस्तों? यहाँ पर हर्षवर्धन यहाँ पर हमारा टॉपिक है दोस्तों। लेकिन हम इस हर्षवर्धन से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका संस्थापक कौन हो सकता है, या प्रभावशाली राजा कौन था, या भारत का प्रथम बाल विवाह है कौन सा माना गया है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करें। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन हुआ? पुष्यभूति है, जहां पर इसने स्थापना कहां पर की थी? थानेसर के अंदर इसने अपनी स्थापना की थी। प्रभावशाली राजा की बात होगी तो कौन है? प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है कब दोस्तों? 600 ईस्वी के अंदर। इसकी मृत्यु एक बीमारी के कारण हुई थी, यानी बीमार चला था और एक काफी लंबे समय तक बीमार चला था, इसलिए इसकी मृत्यु हो जाती है 600 ईस्वी के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों कि राज्यवर्धन बड़ा पुत्र कौन है? राज्यवर्धन है। शासक राज्यवर्धन होना चाहिए था, लेकिन राज्यवर्धन शासक कैसे नहीं हुआ? क्या राज्यवर्धन की भी यहां पर हत्या हो गई थी क्या? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं राज्यश्री का विवाह हुआ कहां पर है? कन्नौज में। राज्यश्री का विवाह कहां पर हो जाता है? कन्नौज में। और कन्नौज में भी किसके साथ में? ग्रहवर्मन के साथ में। किसके साथ में? ग्रहवर्मन के साथ में। उस समय कन्नौज के अंदर एक वंश था, इस वंश का नाम था मोखरी वंश। कौन सा वंश था? मोखरी वंश। मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन के साथ में राज्यश्री का विवाह हुआ था, और यह विवाह भारत का प्रथम बाल विवाह माना जाता है। प्रथम बाल विवाह माना जाता है। भारत का प्रथम बाल विवाह किस किस के मध्य हुआ था? राजश्री व ग्रहवर्मन के मध्य हुआ था। और ये राजश्री कौन थी दोस्तों? प्रभाकर वर्धन की ही पुत्री थी, या राजश्री हर्षवर्धन की क्या थी? बहन थी। तो ये भारत का प्रथम क्या माना गया है? बाल विवाह माना गया था। और भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य व हेना के मध्य हुआ था। उसको हम क्या मानते हैं? भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह मानते।
अब देखते हैं दोस्तों इस राज्यवर्धन की हत्या किस आधार पर होती है या ये कैसे मारा जाता है। एक बार मैं यहाँ पर एक शासक बता रहा हूं मैं आपको कि इस राज्यवर्धन के समय में या प्रभाकर वर्धन के समय में मालवा का शासक था मालवा, और एक आता हमारा यहां पर बंगाल, पश्चिमी बंगाल। बंगाल का शासक था उस समय शशांक। बंगाल का उस समय जो हमारे वर्तमान पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, इसी बंगाल का शासक कौन था उस समय यहां पर शशांक था। किसके समय में? प्रभाकर वर्धन के समय में था। और उस समय मालवा का शासक था देवगुप्त। देवगुप्त मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर कन्नौज को लेकर यहां पर एक युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर यहां पर 3 राजाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया किसने? शशांक ने। शशांक के साथ में ही कौन था? देवगुप्त। तो देवगुप्त व शशांक ने दोनों ने मिलकर कन्नौज के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? ग्रहवर्मन मारा जाता है। ग्रहवर्मन इस युद्ध के अंदर मारा जाता है तो इसके ऊपर अधिकार हो जाता है शशांक व देवगुप्त दोनों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। उस समय क्या होता है दोस्तों? ग्रहवर्मन मारा जाता है तो राजश्री क्या आ जाती है दोस्तों? हिमालय की पहाड़ियों के अंदर आ जाती है। वहां से कूद के लिए आत्महत्या करने के लिए कहां पर पहुंच जाती है? हिमालय की पहाड़ियों के अंदर ये पहुंच जाती है। लेकिन हत्या नहीं, यही आत्महत्या नहीं कर पाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार मैंने आपको बता दिया कि ग्रहवर्मन के ऊपर अधिकार हो गया किसका? शशांक व देवगुप्त का। अब क्या होता है दोस्तों? राज्यवर्धन अपनी बहन की सहायता करने के लिए ये भी कहां पर पहुंच जाता है? कन्नौज के अंदर पहुंच जाता है। उस समय इस कन्नौज के अंदर से कौन मिलता है? देवगुप्त से मिलता है। तो देवगुप्त की ये क्या कर देता है? हत्या कर देता है, उसको मार देता है। लेकिन पीछे से शशांक ने क्या कर दिया? इस राज्यवर्धन की भी इसने क्या कर दी? हत्या कर दिया, यानी राज्यवर्धन भी मारा गया। अब यहां पर देवगुप्त मारा गया, राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने कर दी। अब यहां पर बचा कौन दोस्तों? हर्षवर्धन। तो यह हर्षवर्धन का शासनकाल माना गया है 606 से लेकर 647 के मध्य, यानी हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 के मध्य यहां पर इसने शासन किया था। तो इस हर्षवर्धन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हर्षवर्धन शासनकाल है 706 से लेकर 747 ईस्वी। तो इस हर्षवर्धन की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, इसकी जानकारी के स्रोत हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? इसकी जानकारी के हम स्रोत देखते हैं। हर्षवर्धन का एक दरबारी कविता जिसका नाम था बाण भट्टे। बाण भट्टे किसके दरबारी था? यह हर्षवर्धन का ही दरबारी कविता कौन है? बाण भट्टे। इस बाण भट्ट ने यहां पर 2 ग्रंथ लिखे थे, हर्ष चरित्र व कादंबरी। हर्ष चरित्र व कादंबरी, इन्हें 2 पुस्तकों की रचना की थी। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। इसी हर्षवर्धन के समय में यहां पर एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेन-सांग। क्या नाम था दोस्तों? ह्वेन-सांग। इस ह्वेन-सांग की पुस्तक है सीयूकी। कौन सी है दोस्तों? सीयूकी।
की। पुस्तक का नाम क्या है? शियुकी। इस शियुकी से भी हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन नाम का यहाँ पर कोई शासक हुआ था दोस्तों। ह्वेन सांग भारत में आने वाला तीसरा विदेशी यात्री था दोस्तों। इससे पहले पहली बार भारत के अंदर कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसके बाद में फाह्यान आया था, जो गुप्त वंश के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। और ये तीसरा यहाँ पर यात्री है जिसका नाम था ह्वेन सांग, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? शियुकी। इससे भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन भी एक यहाँ पर कवि था, और इसने भी यहाँ पर कुछ पुस्तक लिखी थी इसके अंदर है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन भी यहाँ पर कोई नाम का यहाँ पर शासक था। पुस्तक है रत्नावली प्रियदर्शिका, और एक थी नागानंद। यानी यहां पर इसकी 3 पुस्तक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और एक कौन सी है? नागानंद। तो इसमें 3 पुस्तकों से हमें यह भी पता चलता है, और ये पुस्तक किसकी थी? हर्षवर्धन की ये पुस्तक थी दोस्तों। तो इस आधार पर इस हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। और इसकी जानकारी हमें कौन कौन सी पुस्तकों से प्राप्त होती है? इन 6-7 पुस्तकों से प्राप्त होती है। हर्षचरित्र व कादम्बरी किसकी थी? बाणभट्ट की थी। शियुकी किसकी थी? ह्वेन सांग की थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसकी थी? हर्षवर्धन की पुस्तक थी। अब देखते हैं दोस्तों, इसकी जो बहन थी राजश्री, ये इससे आत्महत्या करने के लिए कहां पर पहुंच चुकी थी? हिमालय के अंदर चली गई थी। तो इसके प्राण किस व्यक्ति के द्वारा बचाए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और उस समय एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था दिवाकर मित्र। इस दिवाकर मित्र ने इसकी बहन राजश्री के क्या बचाए थे? इसने प्राण बचाए थे। और इसके बाद में हर्षवर्धन इस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, और इसने भी महायान देव यानी महायान बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के अंदर महायान एक शाखा आती है दोस्तों, इसी को इसने स्वीकार किया था, और ये बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ था। और इसी के समय में, हर्षवर्धन के समय में ही एक हमें चर्चा करेंगे बाद में कन्नौज के अंदर, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक तो इसने दिवाकर मित्र, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से इसने अपनी बहन राजश्री के क्या करे थे? इसने प्राण बचाए थे। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भारत के ऊपर 5 विजय प्राप्त की थी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पंच भारत विजय। कंटिन्यू लगातार इसने 5 राज्यों के ऊपर उसने कब्जा किया था, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पंच भारत विजय बोलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वो पंच भारत विजय कौन सी की थी दोस्तों इसने। तो हर्षवर्धन की पंच भारत विजय, हर्षवर्धन की पंच भारत विजय, पंच भारत विजय, पंच भारत विजय। पहली विजय की थी इसने पंजाब विजय। कौन सी विजय की थी? पंजाब। इसका क्योंकि जब कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया गया था शशांक व देवगुप्त के समय में, उसी समय इसका बड़ा भाई था राज्यवर्धन, ये कहां पर गया होता? पंजाब के अंदर पंजाब के विद्रोहियों को दबाने के लिए गया था। तो इसका दुश्मन हो गया कौन सा? पंजाब। तो इसने पहली विजय कहां पर की थी? इसने पंजाब विजय। अब इसका दुश्मन है यहां पर कौन है? बंगाल। बंगाल का शासक कौन था उस समय? शशांक। कौन था दोस्तों? शशांक, जिसने बोधि वृक्ष, जो बोध वृक्ष है, इसको इसने क्या कर दिया था? कटवा दिया था। और लगभग 1.5 लाख बौद्ध भिक्षुओं को भी इसने मरवा दिया था। किसने? शशांक ने। इसलिए इन दोनों के मध्य क्या थी? शत्रुता थी। अब ये बंगाल के लिए जा रहा था,
तो यहां पर बीच में कौन आता है, बिहार। तो पहले इसने किसको उड़ाया, यहां पर किसको जीतना होगा, बिहार को। अगर ये बंगाल को जीतेगा तो इससे ऊपर वाला एक राज्य है आसाम। कौन सा है, आसाम। आसाम को उस समय क्या बोलते थे, कामरूप के नाम से। किस नाम से बोला जाता था, आसाम को पहले हम उस समय क्या बोलते थे, कामरूप। और यहां का कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन कौन था दोस्तों, भास्कर वर्मन। तो इस हर्षवर्धन ने शशांक को हराने के लिए मित्र बनाया था, किसको, भास्कर वर्मन को यहां पर मित्र इसने बनाया था। बंगाल विजय के साथ में ही उसने एक विजय और की थी, कौन सी, उड़ीसा विजय। तो 3 विजय हुई थी उस समय, कौन कौन सी, बिहार, बंगाल और एक कौन सी है, उड़ीसा विजय। कौन सी विजय की वहां पर, उड़ीसा। लेकिन इसकी सहायता उस समय किसने की थी, भास्कर वर्मन ने इसकी यहां पर सहायता की थी। और इसकी 5वीं विजय थी, कौन सी, कन्नौज विजय। क्योंकि उस समय कन्नौज के ऊपर अधिकार था किसका, शशांक का उस समय अधिकार था दोस्तों। और इसने अपने कन्नौज को थानेसर के स्थान पर अपनी इसने राजधानी भी किसको बनाई थी, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इन 5 राज्यों को हम क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन की पंच भारत विजय के नाम से इनको जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है हमारा, हर्षवर्धन की पंच भारत विजय में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। तो 3 तो उस समय यहां पर लिया था उसने, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को। कन्नौज इसकी बहन इसके अंदर ब्याही थी, तो कन्नौज के ऊपर भी उस समय शशांक का अधिकार हो गया था। पहले पुरानी दुश्मनी किसके साथ में थी, पंजाब के साथ में थी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन की पंच भारत विजय के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी यहां पर उसने 2 युद्ध और भी किए थे दोस्तों, इन 5 पंच भारत विजय के अलावा। तो वो 2 युद्ध यहां पर और हम देखते हैं दोस्तों। एक थी वल्लभी विजय और एक चालुक्य वंश के साथ में युद्ध हुआ था। कौन सी विजय है, वल्लभी विजय। वल्लभी विजय और एक चालुक्य वंश के साथ में भी हुआ था। तो अब देखते हैं दोस्तों, उस समय वल्लभी का शासक था दूरवसेन। वल्लभी का शासक कौन था, दूरवसेन था। हर्षवर्धन ने दूरवसेन के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे यहां पर आक्रमण हो जाता है तो दूरवसेन यहां पर वल्लभी से निकल जाता है और एक कहां पर पहुंच जाता है, मालवा के अंदर। कहां पर पहुंच जाता है, मालवा के अंदर, यानी गुजरात के अंदर। कहां पर पहुंच गए, गुजरात के अंदर पहुंच जाता है। और उसमें गुजरात का शासक था दद्द सेकंड, यानी किसकी शरण में आ गया, ये दद्द सेकंड की शरण में आ जाता है। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया, दूरवसेन का विवाह अपनी बहन के साथ में इसने क्या कर दिया था, पुत्री के साथ में किया था। इसने पुत्री के साथ में किया था। हुआ क्या दोस्तों, ये देखते हैं। वल्लभी विजय हर्षवर्धन ने की। उसमें वल्लभी का शासक कौन है, दूरवसेन है। जैसे इसने दूरवसेन के ऊपर आक्रमण किया तो ये कहां पर आ जाता है, गुजरात के अंदर। और उस समय गुजरात का शासक कौन था, दद्द सेकंड था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अपने राजनीतिक स्थितिकरण करने के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया, गुजरात के शासक के पास में जाता है और यहां से दूरवसेन को लेता है और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर देता है, दूरवसेन के साथ में कर देता है। एक विजय की थी इसने, पुलकेशियन विजय। पुलकेशियन सेकंड से युद्ध, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, चालुक्य युद्ध। चालुक्य युद्ध, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नर्मदा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, नर्मदा का युद्ध। देखते हैं कब हुआ था, 634 ईस्वी। 634 ईस्वी में लड़ा गया था। हुआ क्या था दोस्तों,
उत्तर भारत के अंदर कौन सा वंश है? वर्धन वंश। दक्षिण भारत के अंदर उस समय यहां पर एक वंश था और वंश का नाम क्या है? चालुक्य वंश था। कौन सा वंश था दोस्तों? चालुक्य वंश था। इसी चालुक्य वंश का राजा था जिसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। तो इन दोनों के मध्य 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इसलिए इस युद्ध को हम कौन सा युद्ध बोलते हैं? नर्मदा का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? नर्मदा का युद्ध। और ये नर्मदा का युद्ध कब हुआ था? 634 ईस्वी के अंदर ये नर्मदा का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को हम चालुक्य युद्ध या पुलकेशियन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर हर्षवर्धन की क्या हुई थी दोस्तों? हार हुई थी। लेकिन इसकी जानकारी का हमें स्रोत मिला था कौन सा? ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला था? ऐहोल अभिलेख। वैसे हर्षवर्धन ने यह भी बताया था कि इस युद्ध के अंदर मेरी विजय हुई थी, लेकिन ऐहोल अभिलेख से हमें इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन आता है, ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? तो रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? रवि कीर्ति था। इस रवि कीर्ति के आधार पर या ऐहोल अभिलेख से हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस युद्ध के अंदर हर्षवर्धन की क्या हुई थी दोस्तों? यहाँ पर हार हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों, इसी हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत के अंदर आता है जिसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है और उस व्यक्ति का नाम, उस यात्री का नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत के अंदर कब आया था और एक कब यहां से गया था? ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी थी? ह्वेनसांग भारत में क्यों आया था? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में आया था 629 ईस्वी में और ये चला गया था यहां से 644 ईस्वी के अंदर। आया कब था? 629 ईस्वी के अंदर आया था और ये चला गया था कब? 644 ईस्वी के अंदर ये चला गया था। अब ये भारत में कहां पर आया था पहली बार? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय में आया था दोस्तों। अब क्वेश्चन बनता हमारा, जब ह्वेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो उसमें कुलपति था शीलभद्र। कौन था दोस्तों? यहां पर उस समय हमारा क्वेश्चन आता है कि जब ह्वेनसांग भारत के अंदर या नालंदा विश्वविद्यालय में यहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। इसी ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था? सीयूकी। क्या इस पुस्तक के अंदर हर्षवर्धन के नाम का उल्लेख किया था क्या? तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी के अंदर इसने अपने हर्षवर्धन का नाम का उल्लेख किया था और इसका नाम बताया था शीलादित्य। शीलादित्य बोला था। क्या बोला था इसे? हर्षवर्धन को इसने क्या बोला था? शीलादित्य। किस नाम है हमारा कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा है अपनी पुस्तक के अंदर? तो किस नाम से पुकारा था इसने? शीलादित्य के नाम से इसने उसे पुकारा था दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं ह्वेनसांग के समय में कन्नौज के अंदर, कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। कन्नौज के अंदर एक क्या हुआ था? धर्म सम्मेलन हुआ था। इसी धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने। अध्यक्षता किसने की?
ह्वेन सांग ने अध्यक्षता की थी। इस ह्वेन सांग ने सबसे प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ धर्म किसको बताया था? महायान धर्म को। सर्वश्रेष्ठ धर्म किस धर्म को बोला था इसने? महायान धर्म को इसने क्या बोला था? सर्वश्रेष्ठ धर्म बोला था। इसलिए ह्वेन सांग को महायान देव, महायान देव व मोक्ष देव की उपाधि दी गई थी। उपाधि दी गई थी। किसने आता है कई बार कि ह्वेन सांग की उपाधियां कौन कौन सी हैं, या ह्वेन सांग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? महायान देव व मोक्ष देव के नाम से इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और क्या बोला गया है? ह्वेन सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ह्वेन सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा और देखते हैं दोस्तों, ह्वेन सांग के समय में एक प्रयाग महोत्सव होता था। कौन सा महोत्सव होता था? प्रयाग महोत्सव होता था। इस प्रयाग महोत्सव के अंदर भी ह्वेन सांग ने भाग लिया था। और कितने नंबर के प्रयाग महोत्सव में इसने भाग लिया था? तो 6वें प्रयाग महोत्सव के अंदर इसने क्या किया था? यहां पर प्रयाग महोत्सव के अंदर भाग लिया था। यह भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि ह्वेन सांग ने कौन से प्रयाग महोत्सव के अंदर इसने भाग लिया था? तो ये 6वें नंबर का जो प्रयाग महोत्सव हुआ था, इसके अंदर इसने भाग लिया था दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों किसका दरबारी कवि, एक तो बाणभट्टी था, इसके अलावा और कौन था? इसका सेनापति कौन था? इसका दरबारी कवि कौन था? इसके बारे में हम चर्चा और कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका एक दरबारी कविता बाणभट्ट के अलावा, जिसका नाम था मयूर। क्या नाम था दोस्तों? मयूर। जिसने एक ग्रंथ लिखा था सूर्य सप्तम। ग्रंथ का क्या नाम था? सूर्य सप्तम। कई बार क्वेश्चन आता है कि सूर्य सप्तम नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कौन था? इसी का मयूर था, जो हर्षवर्धन का ही क्या था? दरबारी कविता। एक यहां पर पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? प्रधान सचिव कौन था? तो इसका प्रधान सचिव भांडी। प्रधान सचिव हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? भांडी था। संधि विग्रह मंत्री कौन था? संधि विग्रह के मंत्री, तो इसका संधि विग्रह मंत्री था अवंती। कौन था दोस्तों? इसका संधि विग्रह के मंत्री था, जिसका नाम क्या था? अवंती था। इसके अश्व सेना का प्रधान, अश्व सेना का प्रधान बोल सकता हूं मैं, या इसका क्या बोल सकता हूं? अश्व सेना का मुखिया बोल सकता हूं। तो ये कौन था? कुंतल। कौन था दोस्तों? कुंतल था। तो अश्व सेना का प्रधान कौन था? कुंतल था। गज सेना का प्रधान कौन था? गज सेना का प्रधान, अश्व यानी घोड़ा और गज यानी हाथी। तो गज सेना का प्रधान था स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त वो दोस्तों गुप्त वंश वाला नहीं है दोस्तों। तो ये कौन था? स्कंदगुप्त था। और इसका प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति सिंहनाथ। कौन था दोस्तों? सिंहनाथ था।
और इसी सिंहनाथ के कहने पर हर्षवर्धन ने राजकाज प्रारंभ किया था। यानी पहले जो 2-3 वर्ष थे वहां पर हर्षवर्धन ने कार्य नहीं किया था, मात्र यहाँ पर उस समय यहाँ पर सिंहनाथ के द्वारा क्या करवाया गया था, प्रशासन प्रारंभ हुआ था। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य सप्तम नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है। तो कौन था दोस्तों, मयूर था। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन है, बांदी था। संधि विग्रह मंत्री युद्ध किसके साथ में होगा, किसके साथ में संधि की जाएगी, इसका निर्णय कौन लेता था, अवंती था। और अश्व ने घोड़ों का प्रधान कौन होता था, कुंतल था। और यहाँ पर गज सेना का प्रधान कौन था, स्कंदगुप्त था। और प्रधान इसका सेनापति यानी थल सेना का सेनापति कौन था, सिंहनाथ था, जो इसका एक सलाहकार भी था दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा कौन सा वंश है, वर्धन वंश। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।